है गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है हमारा लास्ट सेशन डोमेस्टिक वायलेशन का एंड हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम अपील के बारे में पढ़े थे कि अपील कौन से न्यायालय में की जाती है, कितने डेज में की जाती है, और जो भी ऑर्डर होते हैं उनकी जो रिसिप्ट है वो किस किस को दी जाती है। क्योंकि जिस मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया जाता है उनके जो अधिकारी हैं वो थाना है या सर्विस प्रोवाइडर है, रजिस्टर्ड है, उनको सबको दी जाती है। और अधिकारिता क्या है, मतलब कौन कौन से मजिस्ट्रेट इस चीज़ को सुनवाई कर सकते हैं। तो प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट है एंड वो कौन से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है एंड और इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ी थी जो इम्पोर्टेंट है कि स्वे की प्रक्रिया भी, मतलब जो मजिस्ट्रेट साहब है वो स्वे की प्रक्रिया भी अपना सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। ओके, आज स्टार्ट करने वाले हम चैप्टर 5 डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट का। इसमें ये चीज़ बता रखी है, इसमें मोस्टली वो चीज़ें हैं जैसे कि जो हमारा संरक्षण अधिकारी है, सेवा प्रदाता है, ये अगर कोई भी कार्रवाई करते हैं तो इनके अगेंस्ट से कोई भी अभियोजन नहीं चलाया जाएगा कि क्योंकि गुड फेथ में करते हैं। इसके अलावा इसमें है कि जैसे कि हमारा रिस्पोंडेंट है उसको आदेश दिया जाता है, अगर उसने उस चीज़ को भंग कर दिया गया तो उसका जुर्माना क्या होगा, या फिर हमारा संरक्षण अधिकारी है उसने उसको भंग कर दिया कितना जुर्माना होगा एंड कितने साल की सजा होगी। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब टोटली ये प्रकीर्ण है, मिसलेनियंस। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 30 से। ओके, ओ सॉरी, जो अपील वाला सेक्शन है वो 29 है, मुझे लगा 30 तक है, लेकिन 29 तक है। चैप्टर 5 है 30। इसमें बताया प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू बी पब्लिक सर्वेंट। इसमें ये चीज़ है कि ये दोनों है क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। तो इनके द्वारा वाइल, यहाँ से पढ़ेंगे, वाइल एक्टिंग और प्रपोर्टिंग टू एक्ट इन प्रेफरेंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब इस प्रोविजन के तहत वो जो भी काम करते हैं, ये कोई रूल है इसके तहत, तो पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे। कौन सी धारा के अंतर्गत, आईपीसी का सेक्शन 21 के तहत। ये एक छोटी सी बात बताता है। उसके बाद है पेनल्टी टू ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट। इसमें ये चीज बताया गया कि जो पेनल्टी किस पे लगाई गई है, रिस्पोंडेंट के ऊपर, अगर उनके द्वारा ब्रीच की जाती है, सॉरी उनके द्वारा कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो निकाला गया है और रिस्पोंडेंट के द्वारा ब्रीच कर, तो उस पर क्या पेनल्टी होगी इसके बारे में है। तो इसमें मैं आपको पहले बता देती हूँ कि 20,000 रुपये और 1 साल की सजा होगी। ओके, लेट्स रीड। ए ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर और ऑफ एन इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर। इसमें दो चीजें बताया गई, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर या कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर है जो फाइनल है, और एक इंटरिम ऑर्डर है जो बीच में आया है, बाय द रिस्पोंडेंट शेल बी एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट shall be punished with imprisonment of either description for term which may be extend to 1 year, मतलब 1 year से अधिक हो सकती है, और with fine which may extend to 20,000 rupees और what, ये चीज बताई गई है। इसके बाद आता है हमारा द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 shall as far as practicable to tried by the magistrate who has passed the order। ओके, इसमें ये चीज बताई गई है जो कि ऊपर जो उन्होंने रूल है किसी ऑर्डर को भंग किया गया तो उसके अगेंस्ट कहाँ ट्रायल होगी, तो इसके अगेंस्ट वही ट्रायल होगी जिस मजिस्ट्रेट ने यह आदेश पास किया है। ये ट्रायल किसकी हो रही है, उन्होंने जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है उसको भंग कर दिया, उसकी ट्रायल हो रही है। ओके, थर्ड सेक्शन वाइल फ्रेमिंग चार्ज अंडर सबसेक्शन। देखो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि एक महिला है, उसके डोमेस्टिक वायलेशन उसके साथ में हुआ है, तो वो साथ में 498 के भी चार्ज लगा सकती है वो, और डोवरी के भी लगा सकती है। ऐसा नहीं कि वो डोवरी के अलग से लगाएगी, इसके अंदर ही लगा सकती है। ओके, दैट्स इट। वाइल फ्रेमिंग चार्ज अंडर सबसेक्शन 1 of the magistrate may also frame charge under section 498 of the Indian Penal Code or any other provision of the code, the Dowry Prohibition Act 1961, as the case may be, if the fact disclose the commission of an offence under those provision।
इन दोनों के भी चार्ज लगा सकते हैं हम ड्यूरिंग फ्रेम कर सकते हैं चार्ज को इस ट्रायल के दौरान। ओके, उसके बाद है 632, इसमें मतलब कोग्निजेंस एंड प्रूफ। इसमें इसे बताई गई थी कि ये जो ऑफेंस होगा ये बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा। तो ये दूसरी बात, ये क्या हो गया, कोग्निजेंस होगा और नॉन बेलेबल होगा। फिर बताया गया हमारा इसका सबसेक्शन 2, अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द एग्रीड पर्सन द कोर्ट conclude that an offense under subsection 1 of the section has been committed by the accused। इसके अंदर ये बताया गया है, इसमें ये बताया गया है टोटली कि आपको जरूरी नहीं है कि कोई और भी साक्षी लाया जाए। अगर अक्यूज्ड है, सॉरी हमारा एग्रीड पर्सन है, उसने बोल दिया है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, वो कोई साक्ष्य देता है, उसके एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे अक्यूज ने ऑफेंस किया है। ओके, 33, पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। देखो इसमें ये चीज बताई गई है, इसमें ये चीज है कि हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको हमने कोई भी ऑर्डर दिया ऑफिसर को और वो फेल हो जाता है, रिफ्यूज कर देता है, तो उसका जो पेनल्टी होगी क्या होगी, वो उसकी पेनल्टी वही होगी जो हमारे अक्यूज की होती है, जो कि उसने कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर कोई रूल्स को या फिर इंट्रीम ऑर्डर को भंग किया है। ओके, इफ एनी प्रोटेक्शन ऑफिसर ओनली प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, इसमें इस चीज का ध्यान रखना। फेल और रिफ्यूज टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज अ डायरेक्ट बाय द मजिस्ट्रेट इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज। इसमें ये चीज बताई गई है कि वो कोई भी पर्याप्त कारण नहीं है कि भाई मैं इस वजह से फेल हो गया हूँ, जो ये ऑर्डर दिया गया था इसका पालन करने में, तो ही shall be punished with imprisonment for either description for a term which may be extended to 1 year or with fine which may be extended to 20,000 rupees or with both। ओके, उसके बाद 34, cognizance of offense committed by the protection officer। इसमें ये बताया जाता है कि जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर है इसके द्वारा कोई भी इसने कोई अपराध किया तो उसका संज्ञान कैसे लिया जाएगा। ओके, जैसे नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग से लाई, मतलब इसके अगेंस्ट, लाई का मतलब कार्रवाई नहीं की जाएगी अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर अनलेस ए कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रीवियस सबसेक्शन। इसमें ये बोला गया था कि जो अनुमति है स्टेट गवर्नमेंट से ली जाएगी या फिर उनके द्वारा कोई ऑफिसर अथोराइज किया गया, उनके द्वारा उन्होंने अनुमति दे दी, उसके बाद ही इसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन चला सकते हैं, इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ टेकन इन गुड फेथ। देखो टोटली से बात बताई गई है कि जो हमारा प्रोटेक्शन है, ये जो लोग काम करते हैं इसके अंतर्गत इनका गुड फेथ होता है, इनमें इनका कोई अलग इंटेंशन नहीं होता है। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग से लाई अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पेनल्टी है ना वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए और अक्यूज के लिए है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं है। Any damage caused likely to be caused by anything which in the good faith done or intend to be done under this act, any rule or order made thereunder। इसमें चीज बताई गई है कि इसके अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी ऐसी सूट और प्रोसिक्यूशन या कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है, कोई भी डैमेज हुआ है या फिर कोई होने की संभावना है, लाइकली टू बी कॉज्ड, जो कि क्योंकि उसका इंटेंट टू बी डन अंडर दिस कोड, मतलब जो इस एक्ट के अंदर उनका इंटेंशन था वो गुड फेथ में था। ओके, फिर 36, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। इसमें ये बताया गया है कि जो इसके प्रोविजन है ये मतलब अतिरिक्त है, इनका कोई अल्पीकरण नहीं कर सकता है, मतलब ये एडिशन है। फिर है 37 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। इसमें बोला गया था कि जो इनके लिए है डोमेस्टिक वायलेशन के अंतर्गत जो रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे।
ये हमारा आखिरी सेक्शन है, 37 है ना। इसके बाद हम देखते हैं 37 यही है और इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें ये बताया गया था कि ये जो 37 है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाए जाएंगे। ये हमारा डोमेस्टिक वोल्यूशन पूरा हो चुका है और जो नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने वाले सब्जेक्ट वो करेंगे जे एक्ट। ओके।